पिछले अध्याय में हमें इस तथ्य की विवेचना की गई थी कि लोकतंत्र में सत्ता विभाजन क्यों आवश्यक है। हमने इसका विश्लेषण किया। इस व्यवस्था में सरकार के भिन्न भिन्न अंग तथा विभिन्न समूह सत्ता में भागीदारी करते हैं। इस अध्याय में हम विवेचना करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के शीर्ष बिंदु पर बैठने वाला व्यक्ति ऐसा स्वतंत्र नहीं है कि मनमानी करता रहे। सत्ता किसी भी स्थिति में अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभावों एवं दबावों से अलग नहीं हो सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पारस्परिक हितों का टकराव चलता रहता है। इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की व्यवस्था है कि उसे परस्पर विरोधी एवं विभिन्न भागों एवं दबावों को संतुलन एवं सामंजस्य बनाना पड़ता है। इस अध्याय में हम विश्लेषण करेंगे कि किस प्रकार समाज में रहने वाले विभिन्न तरह के विचारकों की परस्पर विरोधी मांगों और दबावों के बीच लोकतंत्र की जड़ें काफी सुदृढ़ होती है। यदि हम कहें तो परस्पर विरोधी मांगों एवं दबावों के बीच लोकतंत्र फलता फूलता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस अध्याय में हम तमाम व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा अख्तियार किए जा रहे तौर तरीकों का अध्ययन करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी सकारात्मक भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसमें कह रहा है कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, जो भी लोकतंत्र चलता है उस ये मत समझिए कि एकदम आसानी से चल रहा है। इसमें बहुत कुछ परेशानी भी आता है, इसमें संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब कैसे, जैसे कोई भी मुद्दा आता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि पूरा सर्वमान्य हो सबके लिए, तो अब उसको माने ही। सर्वमान्य तो नहीं हो सकता है कुछ भी। दूसरा चीज, सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा स्वतंत्र नहीं है कि वो जो भी करेगा वो सब सही करेगा। वो बहुत कुछ करता है जिसका विरोध होने लगता है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। इसके बाद राजनीतिक दल, सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा जानते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों को भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है एवं राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय विकास में क्या योगदान करता है। और अंत में भारत के प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दलीय क्षेत्र दलों के बारे में जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक दल सत्ता में किस प्रकार साझेदारी करता है, किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करता है। एक राजनीतिक दल ऐसा भी होता है जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं तो राजनीतिक दल एक तरह से मतलब और भी विकसित होता है। उसी तरह से कोई कोई राजनीतिक दल होता है जो बहुत परेशान करके जनता को रखता है। तो कहीं ना कहीं जनता को खुश रखने में और नाखुश रखने में किसका हाथ होता है, राजनीतिक दल का होता है। कोई कोई पार्टी से बहुत आदमी खुश रहता है, कोई कोई पार्टी से एकदम दुखी रहता है कि गलती से जिता दिए थे इसको, हम अगला बार इसको अपना इसका औकात दिखाएंगे। ऐसा होता है। पूरे विश्व में लोकतंत्र का विकास एवं प्रतिस्पर्धा जन संघर्ष के चलते हुआ है। लोकतंत्र का विकास किसके चलते, जन संघर्ष का मतलब क्या हुआ। जैसे बहुत कुछ ऐसा भी चीज हुआ, जैसे कि लोकतंत्र नहीं था, पहले राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा बस अपने आप ही थोप दिया जाता था कि ये राजा, इसके बाद ये राजा, इसके बाद ये राजा हो जाएगा। इसके बाद में यदि कोई कहे कि जन संघर्ष के माध्यम से लोकतंत्र का विकास हुआ, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब सत्ताधारियों और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है तब लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी कहलाती है। ऐसी घड़ी किसी भी लोकतांत्रिक देश में आती है तब वह लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो और उस देश में लोकतंत्र का विस्तार हो रहा हो। लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता का व्यापक लामबंदी के सहारे संभव है। कभी कभी ही भले संघर्ष का समाधान और मौजूदा संस्थाओं का प्रतिस्पर्धा का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। जन संघर्ष में जनता की भागीदारी भले ही स्वस्फूर्त हो, लेकिन सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के द्वारा ही संभव है। राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन समूह संगठित राजनीति के सकारात्मक माध्यम है। नेपाल और बोलीविया के जन संघर्षों से स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के अनेक संगठन होते हैं जो दो तरह के लोकतंत्र में की भूमिका निभाते हैं। आमतौर से लोकतंत्र में किसी भी निर्णय को प्रभावित करने का एक जाना पहचाना तरीका होता है।
राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण होता है, चुनाव में भाग लिया जाता है, सरकार का निर्माण होता है। लेकिन समाज का प्रत्येक व्यक्ति इतने प्रत्यक्ष ढंग से लोकतंत्र में भागीदारी नहीं करता है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे प्रत्यक्षगत राजनीतिक गति में भाग लेने की नहीं इच्छा होना, उसके पास कौशल का अभाव या कोई अन्य कारण। अतः अनेक प्रत्यक्ष तरीके हैं जिनका सहारा लेकर नागरिक सरकार से मांग कर सकते हैं, और इसके लिए समाज और देश के लोग संगठन बनाकर अपने हितों और नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालन कर सकते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग बिना संगठन बनाए ही अपनी मांगों को एकजुट करने का निर्णय लेते हैं। ऐसे समूहों को जन संघर्ष या आंदोलन कहा जाता है। देखो, जैसे चुनाव वगैरह होता है तो बहुत लोग उसमें भाग लेने नहीं जाते हैं, बहुत लोग उसमें भाग लेने नहीं जाते। इसके कारण क्या हो सकता है? उनका इच्छा नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई हारे कोई जीते, हमारा कोई मतलब नहीं है इससे। दूसरा क्या होता है, उनके पास कौशल नहीं है, शिक्षे नहीं है, वोट किसे जाके देंगे, किसको देंगे, कुछ पते नहीं है। या तो आप राजनीतिक कोई पार्टी बना करके आंदोलन कीजिए, और नहीं तो कभी कभी ऐसा ही आंदोलन होता है। जैसे असहयोग आंदोलन जैसा चला दिए मोदी जी लक्षद्वीप में। असहयोग आंदोलन में क्या था कि बस उसका हेल्प नहीं करेंगे हम लोग, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका हेल्प नहीं करेंगे। वही तो किए थे, वो वही तो कर दिए कि हम लोग मालदीव का हेल्प नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन जैसा चला दिए, तो कुछ किए नहीं, बस हम लोग वहां पर जाएंगे ही नहीं। तो जाएंगे नहीं तो फिर उसका अर्थव्यवस्था जो है डगमगा जाएगा। तो असहयोग आंदोलन जैसा था। इस तरीका से ऐसे तो ये पार्टी से हैं, मान लीजिए कि अभी कोई कोई ऐसा मुद्दा हो जाता है जिसमें पार्टी वाले नहीं, वैसे ही आंदोलन होता है। जैसे कभी मान लीजिए रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी घेराव करता है ओकरा के, रोड घेरता है, कुछ भीड़ जमा होता है, फिर कोई अधिकारी आता है, चाहे कोई नेता आते हैं, तो उसी को आंदोलन कहा जाता है। इसमें कोई पार्टी वाला तो कोई है नहीं, साधारण आदमी है, तो साधारण आदमी भी जन आंदोलन कर सकता है। इस तरह से लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सुदृढ़ करने में जन संघर्षों की भूमिका अहम होती है। जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश दासता से मुक्त होकर 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक संविधान को अंगीकार किया गया, तब से लोकतंत्र की आधारशिला दिनों दिन सुदृढ़ कर रहा है। अपना ये जो खत्म हुआ था, जो गुलामी, गुलामी खत्म होने के बाद आज़ादी आया 1947 को, और संविधान को लिया गया 26 लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तब धीरे धीरे वहां से लोकतंत्र जो है सुधर रहा है। 19वीं शताब्दी के 7वें दशक के दौरान भारत में अनेक तरह के सामाजिक और जनप्रिय जन संघर्षों की उत्पत्ति हुई, जिसने लोकतंत्र के मार्ग को प्रशस्त किया। भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में 1970 का दशक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। 43 में सरकार बना वो तो ठीक था, लेकिन ओकरो से भी ज्यादा दिक्कत, ओकरो से भी अच्छा लोकतंत्र का उदाहरण मिला 1970 से 80 के बीच, क्योंकि वहां पे लोकतंत्र का बिल्कुल ही प्रत्यक्ष उदाहरण मिला कि कैसे कुछ भी किया जा सकता है। जैसे यह एक ऐसा दशक था जिसमें लोकतंत्र के शीर्ष बिंदु पर पदासीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 के आम चुनाव में अपने प्रभुत्व और सामर्थ्य का प्रदर्शन करके कांग्रेस को पुनर्स्थापित किया, और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में सरकार बनी। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार बनाई। ऐसे तो चलिए रहा था, गांधी परिवार ही, कांग्रेस पार्टी ही ज्यादातर वर्चस्व में था। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करने का प्रयास किया। सरकार बनाई तो कोई दिक्कत नहीं था, अब वो कहा कि कुछ परिवर्तन करने का सोचने लगी, चलो कुछ चेंज करते हैं। और 1975 में देश के अंदर आपातकाल की उद्घोषणा जिस ढंग से लोकतंत्र का विश्लेषण किया और उसके विरोध में सरकार विरोधी संघर्ष जनसंघर्ष तेज हुए, ये जनसंघर्ष लोकतंत्र को बड़े पैमाने पर प्रभावित किए। और इस तरह के जनसंघर्ष लोकतंत्र विरोधी सरकार को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार हुई। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में जनसंघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 1971 में सरकार बना इंदिरा गांधी का, 75 में कुछ उन्होंने बन करके संविधान में संशोधन किया। 75 में ऐसा स्थिति आ गया
कि आपातकाल घोषणा करना पड़ा। आपातकाल मतलब सैनिक शासन। और 77 में फिर गिर गया उसका। और 77 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी का सरकार गिरा और जनता पार्टी के नाम से वो सरकार बना। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ओनली जनता पार्टी। और जनता पार्टी 1977 में सरकार बना दी। तो ये जन संघर्ष के कारण ही हुआ, क्योंकि आंदोलन इतना हुआ कि फिर वो सरकार टिक नहीं पाई। लोकतंत्र जन संघर्ष के द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र में फैसले आम सहमति से लिए जाते हैं। यदि फैसले लेने में जनसाधारण के विचारों की अनदेखा करती है तो ऐसे फैसले के खिलाफ जनसंघर्ष होता है और सरकार पर दबाव बनाकर आम सहमति से फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे विकास में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती है। जन संघर्ष में या लोकतंत्र में जो फैसले हैं आपको जनता के हित में होना चाहिए। जन संघर्ष सरकार को तानाशाह एवं मनमाना निर्णय से रोकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में संघर्ष होना आम बात है। मनमाना तरीके से जो भी निर्णय लेते हैं उनको रोकने वाले बस एक ही होते हैं, जनता। बिहार का छात्र आंदोलन 1971 के आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा देकर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर केंद्र सरकार का निर्माण किया। लेकिन 1971-72 के वर्षों में देश की इस सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। लो, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा और बना ली सरकार इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सरकार बनाने के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ, कुछ हो भी नहीं किया। अरे का एक थोड़े ना कुछ हो जाता है। और बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों के चलते आर्थिक व्यवस्था और लड़खड़ा गई। बांग्लादेश का निर्माण हो तो बहुत सारे भाग के बांग्लादेश से इंडिया आए तो उनको शरण दे दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश की स्थापना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की हर तरह की सहायता से पाबंदी लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की क्या अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। देखो, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, शरणार्थी आए, आकर के इंडिया रहने लगे, देश की अर्थव्यवस्था और लड़खड़ा गई। अमेरिका खिसियाया है, वो बोला कि एक को मदद ना करेंगे तो हम अब तौनीय पीछे से क्या हुआ कि बाजार में तेल की अप्रत्याशित वृद्धि हो गई, कीमत की वृद्धि हो गई। ओकरा पीछे तो कहा था ना कि आफत आता है तो हर तरह से आता है। 1972-73 में मानसून भी असफल हो गया, पानी नहीं बरसा, कृषि के पैदावार भी गिर गया। चारों पूरे देश में असंतोष का माहौल था, सब कोई खिसियाइल था। अब इसमें गवर्नमेंट का क्या हाथ है बेचारे का? मानसून फेल कर गया, एकरा में बीजेपी का हाथ है, इसमें कांग्रेस का हाथ है, इसमें लालू यादव का हाथ है। लालू यादव रोक दिए मानसून को, हो गया क्या? कुछ दिन में ऐसा आएगा कि हमारी पार्टी जीतेगी तो हम टाइम से वर्षा करवाएंगे, हम ठंडा नहीं लगने देंगे, हम गर्मी को कम करने का प्रयास करेंगे। ये लगता है कि किसके हाथ में?
मार्च 1974 में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की एवं खाद्यान्न की कमी और कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्र ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया। तो आइए जयप्रकाश नारायण जी, बिहार से आंदोलन चालू हुआ था, वो पूरे देश में फैला था। वो जयप्रकाश नारायण ने छात्रों को निमंत्रण को इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा, जो बिहार तक अपने को सीमित नहीं रखेगा। इस दृष्टि से बिहार के छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण किया। जयप्रकाश नारायण के निवेदन पर जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित लोग आंदोलन में कूद पड़े। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस की बर्खास्त करने की मांग कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति का आह्वान दिया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य भारत में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना था। आए बोले कि देखा जा बचवा, ये जौन आंदोलन है ये अहिंसक होगा। गांधी जी असहयोग आंदोलन नहीं किए थे। अहिंसक मतलब केवल हम लोगों को आंदोलन करना है, मारपीट नहीं करना है। ये आंदोलन केवल इंडिया बिहार तक नहीं रहेगा, शुरू हो रहा है बिहार से, चलेगा पूरे देश में ये। और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ऑब्जेक्टिव आता है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। पूरा जो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? अपने बिहार से। बिहार सरकार के विरुद्ध सरकार की इस्तीफा एवं घेराव और हड़ताल और संघर्ष का सिलसिला प्रारंभ हुआ। पहले इंदिरा गांधी को नहीं कहा गया कि तुम हटो, पहले बिहार सरकार को घेरा गया कि बिहार सरकार पहले तू इस्तीफा दो, क्योंकि केंद्र में और राज्य में सब एक ही सरकार चलता था। दिक्कत कहां से शुरू हुआ है? जब अलग अलग सरकार बनने लगा, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, तब दिक्कत हुआ। अपने ही क्षेत्र का देख लो, तो अपने क्षेत्र में केंद्र में सरकार है किसी और का, राज्य में सरकार है किसी और का, और हमारे क्या विधायक जो जीते हैं कोई और है। इनको बतिया कौन सुनेगा? जाते हैं, बैठ के आते हैं आराम से, क्या करेंगे? अकेले कितना चिल्लाएंगे? जयप्रकाश नारायण थोड़े नहीं। उल्लेखनीय है कि बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन उसी समय रेलवे कर्मचारियों के केंद्रीय सरकार के विरुद्ध भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। उस हड़ताल का व्यापक प्रभाव पड़ा। जेपी नारायण ने 1975 में दिल्ली में आयोजित संसद मार्च का नेतृत्व किया। राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी रैली का आयोजन कभी नहीं हुआ था। इस प्रकार गुजरात और बिहार दोनों राज्यों के आंदोलनों ने कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। ये जब आंदोलन होने लगा तो इसको सब कहा कि तो कांग्रेस विरोधी है, ये कांग्रेस पार्टी को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इंदिरा गांधी की मान्यता थी कि यह आंदोलन उनके व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे। इंदिरा गांधी कहती थी कि हमसे बदला ले रहा है, देशवासियों ये आंदोलन नहीं कर रहा है, ये बर्बादी कर रहा है। भड़काएगा नहीं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक तरह करार दिया। हाई कोर्ट भी बोल दिया कि नहीं, गलत है। कब? 12 जून 1975 को। इस निर्णय के बाद स्पष्ट हो गया कि कानूनन इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही, वो भी मुहर लगा दिया। इस प्रकार बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था। अब तो कानूनन तो हट गए ना, अब कोर्ट ने हटा दिया आपको, अब तो युद्ध होगा। याद है कौन का था? बिस्मार्कवा था, लास्ट में खुशी से चिल्लाया था बधाई हो राजन, अब युद्ध होगा। हम वो चाहिए रहे थे। अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डालना प्रयास शुरू किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन कर जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे का मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। उन्होंने अपने आह्वान में सेना और पुलिस और कर्मचारियों को भी
सरकार का आदेश नहीं मानने का निवेदन किया। वो भी बोले कि सेना से बोले, कर्मचारी से बोले और पुलिस से बोले कि कोई बतिये मत मानो इंदिरा गांधी का। क्या है, क्या कि उसको हटा दिया गया है, अब उसका बात सुनना जरूरी नहीं है। लेकिन जानते हो सेना के पास क्या रहता है, डर रहता है कि कहीं गड़बड़ कुछ हो गया तो फिर हमको नौकरी से भी निकालेगी। इंदिरा गांधी ने अपने विरुद्ध एक षड्यंत्र मानते हुए, देखो कोर्ट फैसला सुनाया है 12 जून को, 13 दिन में पूरा हड़कंप मच गया। इंदिरा गांधी कही कि नहीं ये भी षड्यंत्र है एक मेरे खिलाफ। अब 25 जून 1975 को देशव्यापी हड़ताल आपातकाल की घोषणा कर दी। पूरा चारों तरफ कर्फ्यू जैसा लग गया। सरकार ने निवारक नजरबंदी के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग करना शुरू किया। दुरुपयोग मतलब पूरा अपना शक्ति का जितना प्रयोग कर सकता, मारो काटो वाला एकदम चालू हो गया। निवारक नजरबंदी अधिनियमों के अंतर्गत राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारियों की चुनौती न्यायालय में नहीं दे सकते थे। जिनको भी जेल में डालता था वो चुनौती भी नहीं दे सकता था, वो केस भी नहीं कर सकता था कि आखिर क्या है हमारा के जेल में डाल रहे हैं। 1975 के आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा इतनी ज्यादती की गई जितने लोकतांत्रिक देशों में नहीं मिलता है। जबरदस्त एकदम मार खूब पिटवाई पुलिस से, मार जौन बोला था तो मार देकर थूर दो, एकदम उठा उठा के पटक दो। सब उतना कंसो नहीं किया था। भी तो कह रहा था खाली कि हमको भगवान मानो, कंस कुछ ही कह रहा था कि हमको भगवान मानो। अब देखो भगवान पे भी राजनीति आ गया है ना। कल एगो नेता बयान दिए हैं कि ये लोग राम को लाए हैं, हम लोग श्याम को लाएंगे। जो पहले ये लोग अपने भगवान को लाए, हम अपने भगवान को लाएंगे, ये कौन हाल है। अब वृंदावन में कृष्ण जी आई हम। देवता में बंटवारा होता ना है, बहुत ज्यादा होता है। देवता का बंटवारा खाली वही लोग किया है, हम लोग नहीं किए हैं। अपने अपने गुरु जी को नहीं मानते हम लोग। शिव गुरु को, हाँ, अरे शिव गुरु का 3 गो नियम है का, तो एगो पहला में दया मांगना, दूसरा में नमो शिवाय का जाप करना है, दूसरा में चर्चा है। हम लोग ऐसे ही चर्चा कर लेगा। चर्चा में कुछ करना नहीं है, एगो हर भोला गाना है, हरे भोला हरे भोला, ना ना जागी जागी। चलो चलो हाथ उठाओ सब, जागी जागी जागी, हे महादेव। ओकर पे गाना भी था ना हो, जागी जागी महादेव हो जगादी महादेव, शिव गुरु महादेव मेरे गुरु महादेव, घट घट व्यापी महादेव अंतर्यामी महादेव, जागी जागी महादेव हो जगादी महादेव। चर्चा एक बार सुन रहे तो हमारा एगो चीज अच्छा लगा, ओकरा में एगो औरत गाना गा रही थी ई कि दुखवा से मत घबराइह न हो दुखवा ई सबका पे बाटे। ई हमको एगो अच्छा लगा कि बड़ी बढ़िया बात है, ई दुखवा रामो पे बा, सीतो पे बा, कृष्णो पे बा, शिवो पे बा, ई दुखवा सब पे बा, इसलिए दुखवा से मत घबराइह हो, ई दुखवा सबका पे बाटे। तो ई अच्छा लगा सुन के कि ना ये एक ज्ञान का बात हुआ। और सच में उन लोगों से कम दुख है हम लोगों का। राम को तनकी दुख दिया गया, उनका से तो बहुत कम है। ठंडा के दिन में क्या कैसे जंगल में घूमते थे वो। तो हम लोग इसीलिए देखो जितना नाम राम का आता है उतना कृष्ण का नहीं आता है। क्या है कि जितना दुख राम सहे हैं उतना कृष्ण सहे ही नहीं है। कहा कृष्ण सहे, वो भी तो ठीक है, उनको भी भगाया गया, उनको भी लेकर के गोकुल में छोड़ दिया गया, तो भी तो उजे तो खा के माखन खा रहे थे या नदी में नहा रहे थे कूद कूद के। वो भी तो ठीक स्थिति में थे वहां पे। वहां पे कौन सा दुख था, उठपटांग काम खाली किए हैं, बदमाशी किए हैं, दुख थोड़े ना हुआ उनको, वनवास थोड़े ना झेले हैं। खाना ना मिलता था दूसरा घर के माखन चुरा के खाते थे, मटका फोड़ देते थे,
शरारत करते थे, बदमाशी करते थे खाली। तो इसीलिए तो छलिया कपटी सब उन्हीं का नाम है। नहीं कहा जाता, छलिया भी कहा जाता है उनको। उनको गरियाया भी है, शिशुपाल ने 100 को गाली दिया उनके सामने ही। 100 को गाली दिया उनके सामने ही उनको। अभी गाली सुन रहे थे चुपचाप? ठीक है, सुनिए कि नहीं गिन रहे थे? बिना सुनले गिन रहे थे? वो भी गाली देने वाला उनका फुआ का लड़का था। हैं? वो भी गरियाया था, खूब खूब गरियाया बैठ के। वो उसको लग रहा था अनलिमिटेड हो रहा है। उसको पता उसको पता नहीं कि जियो भी अपना टारगेट दे दिया है। उसको लगा अनलिमिटेड है। तो पता नहीं 100 एसएमएस के बाद में आप एक दिन में ज्यादा एसएमएस भेज नहीं सकते हैं। आजकल का भी जो रिचार्ज आता है उसमें 100 को से ज्यादा थोड़ा नहीं जाता है, अनलिमिटेड थोड़े ना है। वॉइस कॉलिंग अनलिमिटेड है। देखो खूब भड़का था, ये कंपनी वाले भी परेशान करके रखे हैं। कॉलिंग फ्री करते जा रहे हैं। अरे कॉलिंग फ्री करने से बतिया थोड़ा ना बढ़ जाएगा। अनलिमिटेड समझ के किया तनिए, रिचार्ज खत्म हो गया कि अली। फोन ही नहीं लगा उसका, गर्दनें काट दिए। हाँ देखो, क्या हो गया? आपातकाल लग गया। आपातकाल लग गया और इतनी ज्यादतियां की गई जितने लोकतांत्रिक देशों में नहीं मिलता है। आपातकाल ने भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को उजागर किया। सही अर्थ में आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक रह ही नहीं गया। ठीक है, एक बात जान जाओ कि मुसीबत के बाद बहुत बड़ा सुख भी आता है। जैसे ही आपातकाल की अवधि समाप्त हुई, लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई। सही अर्थ में 1977 का लोकसभा का चुनाव एक तरह से आपातकाल के अनुभव के संबंध में जनमत संग्रह था। 18 महीने के आपातकाल के बाद 1977 में निर्वाचन की घोषणा होते ही राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा कर दिया गया। 1977 18 महीना, 1.5 साल का आपातकाल लगा के छोड़ दी इंदिरा गांधी। उन्नीस के चुनाव के ऐन मौके पर विपक्षी दलों ने जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन किया। 1977 में ऐन मौके पर राजनीतिक दल का किया कि जनता पार्टी के नाम से राजनीतिक दल का गठन कर दिया। उसे लोकसभा में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। उल्लेखनीय है कि 1977 में लोकसभा के हुए निर्वाचनों में जनता पार्टी और उसके दलों ने मिलाकर 542 सीटों में से 330 सीटें मिली। इंदिरा गांधी स्वयं रायबरेली और उनके पुत्र संजय गांधी अमेठी से चुनाव में पराजित हो गए। वही स्थिति आया है अभी। ठीक वही स्थिति एकदम तो दोहराने वाला है। लेकिन अब की बार का स्थिति उन लोगों की गलती के कारण ही हुआ है। अभी कल केजरीवाल एक बयान दिए हैं। एक दिन केजरीवाल क्या किया था, नाम सुने हैं केजरीवाल का? एक दिन चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते हैं, आपको आप हमको हराने के लिए दूसरा जन्म लेना होगा आपको। और एक करप्ट नेताओं की लिस्ट निकाला। वो केजरीवाल जो था वो करीब 40-45 को नेता निकाला जो बिल्कुल करप्ट था। अब बन गया महागठबंधन। अब जब गठबंधन बना तो उसमें केजरीवाल उन्हीं के साथ शामिल हो गए। 5 साल पहले गरिया रहा था उन लोगों को कि करप्ट नेता लोग हैं, हम लिस्ट निकाले हैं। देखो एंकर पूछा कि आप एक बार करप्ट नेताओं की लिस्ट निकाले हैं और टोटल करप्ट नेता में आप भी जाके घुस गए, ये ऐसा काहे किए? उसका बात सुनो। अब बोला कि इसका जरूरत है अभी। बोला जरूरत कैसा होता है? जरूरत है तो आप करप्ट नेताओं के साथ चले जाएंगे, आप क्यों गए? तो बोला कि अभी जिसका जरूरत है, क्योंकि ये दो जो जोड़ी है ना मोदी और अमित शाह का, इसे तोड़ना जरूरी है। ये नहीं टूटेगा तो ये सब देश को बर्बाद कर देगा।
मतलब अभी चिल्ला चिल्ला के कुछ दिन पहले कह रहे थे कि आप इस जन्म में हमको, अब कह रहे हैं कि इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो गया है। नहीं नहीं, कौन कौन क्रिकेट में जम जाता है, दो बल्लेबाज खूब थुरता है बॉलरों को, तो वो लोग अपना अपना नियम लगाता है। इन दोनों को कसम ये को तो आउट होकर भागो ही जले। ऐसा होता भी है कि एक आउट होता है तो दूसरा का ऑटोमेटिक फिर आउट होगा। कोई भी जोड़ी जो चल रहा है लंबा तौर से, उसमें से एक जब आउट हुआ टिक जाएगा तब बड़ी मार मारेगा दोनों मिलके। तो कोशिश किया जाता है कि तोड़ दिया जाए लोगों को। तो वैसे ही कह रहा है कि ये दोनों के जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो गया है। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरी है ये लोग को हराना। वो करप्ट के है के ना है वो बाद में देख लेंगे हम लोग फिर से लिस्ट निकाल के, पहले ही लोगों को हरा के किनारा करते हैं। जनता मूर्ख है, देखेगा नहीं। अब सुनो, 1977 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी जीती ही नहीं। कौन पार्टी जीत गई? जनता पार्टी। और वो भी 542 में से 330 को सीट मिला। और संजय गांधी या इंदिरा गांधी दोनों खुद हार गया। वो लोग अभी तक इस संबंध में लिखी गई उपरोक्त बातों से क्या आपको एहसास नहीं होता है कि जो लोकतंत्र में जन संघर्षों का आंदोलन एक ऐसा स्थान है जो लोकतांत्रिक सरकारें अनदेखा नहीं कर सकती? देखिए, कोई भी आंदोलन को कोई भी सरकार आंदोलन इसीलिए अनदेखा नहीं करता है, तुरंत पहुंचता है वही, क्योंकि आंदोलन हो रहा है तो वहां बात सुनने का प्रयास जरूर करेगा कि वो लोग मांग कौची रहा है। 1977 में भारतीय लोकतंत्र में जनता पार्टी की सरकार का गठन और इंदिरा गांधी के पराजय ने देश की तुलना में भारतीय लोकतंत्र की प्रक्रिया को काफी मजबूत कर दिया। 1977 के बाद भारतीय संविधान उद्घोषित उद्देश्यों के क्रियान्वयन, अपने अधिकारों और दावा प्रति हेतु जनसंघर्ष छोटे बड़े आंदोलनों के रूप में सरकार को सचेत करते रहे हैं। अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। अभी 77 में चुनाव बन गया हुआ, और चुनाव के किस पार्टी का सरकार बना है? जनता पार्टी का। बीजेपी सरकार नहीं बनाया था बिहार में, इससे पिछला वाला में, लेकिन नीतीश कुमार को फोड़ भांग करके फिर अपने में लेके सरकार बना लिया। अब फिर नीतीश कुमार भाग गए। उसमें लालू यादव की सरकार नहीं बना था, लालू यादव तो फोड़ भांग के नीतीश कुमार को फिर अपने में लेके सरकार बना लिया। मतलब कि कोई पार्टी ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं बनाया है तो बाद में नहीं बना सकता है, फोड़ भांग होने लगता है। खरीद लेता है ना पूरा ये लोग। जैसे कि आधा सीट चाहिए जीतने के लिए, मान लो 100 को सीट है तो 50 को चाहिए, और उन लोग को अगर 46 को सीट मिल रहा है, अब बगल वाले को मिल गया है ज्यादा, तो ये लोग एक दाव फेंकता है, अब पूरा खरीद लेता है सांसद को, एतु को ही, विधायक को ही, कि कितना पैसा लीजिए, 10 करोड़, आइए हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। तो उधर से 200 को खरीदा, 30 पार्टी में आ गया। अब एकर हो गया 55 गो, ओकर हो गया 45 गो, ये अपन बना लिया। और जोड़ के होता है इसे 543 का सीट का मतलब क्या होता है? 543 को ये खड़ा होंगे ये संसद पूरा तरह से। अब 543 में से अब जे ला देगा, आधा लाना है कम से कम, करीब लाना है आपको 271 को। तो 271 को से जे ज्यादा ला देगा ओकर सरकार बन जाएगा। अब जैसे पिछला बार शायद मोदी जी का पार्टी 373 को सीट ला दिया था, ऐसे ही सरकार बन गया। अब की बार सबको आ रहा है कि 400 पार कर जाना चाहिए, तो ऐसे ही बन जाएगा इसका सरकार। तो वही होता है इसमें। 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन, उसके समाप्ति का प्रभाव भी भारतीय लोकतंत्र पर पड़ा। और 1980 में पुनः इंदिरा गांधी देश का प्रधानमंत्री बनना लोकतंत्र की बढ़िया कार्यशैली का उदाहरण माना जाता है। 77 में नहीं बनी, लेकिन 80 तक फेर बदल करके फिर से प्रधानमंत्री बन गई। इसी को कहा जाता है राजनीतिक दलों का प्रभाव। भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति प्राप्त है। लोकतांत्रिक राजनीति में देश के विभिन्न राजनीतिक दल समूह क्षेत्रीय पहचान या आकांक्षा किसी भी क्षेत्रीय समस्याओं द्वारा सरकार पर दबाव डालते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाएं नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भारत से अलग होने के आंदोलन तथा भारत में दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलनों के अतिरिक्त भाषा के आधार पर भी राज्यों के गठन के लिए अलग अलग आंदोलन हुए। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया गया। इसी प्रकार पंजाबी भाषा लोगों ने
अपने लिए जब एक अलग राज्य बनाने की मांग की, तो उसे स्वीकार कर पंजाब और हरियाणा के नाम से राज्य बनाए गए। चुप रहो। भारत में छत्तीसगढ़ और झारखंड एवं उत्तराखंड खंड का गठन भी क्षेत्रीय मांगों के अनुरूप हुआ। अब हम भारत के विभिन्न प्रदेशों एवं क्षेत्रों में हुए उनके आंदोलनों का वर्णन करेंगे, जिनसे जन संघर्ष का रास्ता अख्तियार कर सरकार का ध्यान जन समस्याओं और निराकरण के लिए संक्षेप में प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित हैं। चिपको आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुआ। गांव वालों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेतीबाड़ी के औजार के लिए उन्हें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। वन विभाग ने गांव वालों को पेड़ काटने की अनुमति न दे करके खेल सामग्री कंपनियों को वह जमीन का टुकड़ा व्यवसाय के लिए आवंटित कर दिया। बहुत बदमाश था। जो वो स्थानीय लोग मांग रहे थे कि हम लोगों को कृषि के लिए औजार बनाना है, हमको पेड़ काटने का आदेश दे दीजिए, वो बेच दिया दूसरे को। ठीक है, बेचिए, हम ऐजे के हैं, आपके बेचने से थोड़ा ना हो जाएगा, हम काटने देंगे तब ना। वन विभाग की इस कार्रवाई से गांव वाले काफी दुखी हुए और इन्होंने सरकार के निर्णय के का जबरदस्त विरोध किया। गांव वालों का यह विरोध शीघ्र ही उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गया। क्षेत्र परिस्थितिकी और आर्थिक शोषण से जुड़े सवाल उठने लगे। गांव वालों ने सरकार से मांग की कि जंगल की कटाई का ठेका कोई बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी मांग स्पष्ट थी कि स्थानीय निवासी जल, जंगल और जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र नियंत्रण होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों की आर्थिक मुद्दा उठा करके न्यूनतम मजदूरी गारंटी की मांग की। बोला कि हम लोगों के क्षेत्र का जो भी संसाधन है वो हम लोग यूज करेंगे, ये बाहरी आदमी कहां से आ गया है। उल्लेखनीय है कि चिपको आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। महिलाओं की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण थी कि जंगल के कटाई के ठेकेदार स्थानीय पुरुषों को शराब की आपूर्ति का व्यवसाय करते थे। गांव के अधिकांश घरों में पुरुषों के शराबी हो जाने पर दुष्परिणाम घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति पर पड़ी। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने शराबखोरी की लत के विरुद्ध आवाज उठा करके चिपको आंदोलन का दायरा का विस्तृत किया। अन्य सामाजिक मसले भी इनसे जुड़ गए। अतः इस आंदोलन को सफलता मिली। सरकार 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। या 1970 के दशक और उसके बाद के कुछ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में जन आंदोलन बनकर के प्रतीक बन गया। चिपको आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था। महिला काहे भाग ली थी? होता क्या था कि वो लोग जो स्थानीय ठेकेदार आया था वो लोग शराब पीता था। तो गौवा का आदमिया ना जाके काम कहीं होता है तो झांकने लगता है कि क्या हो रहा है जो। तो वो लोग देखा कि कुछ पी रहा है, तो हम लोग को दिखाओ। तो वो लोग को पिलाने लगा, अब फिर पिला के बेचने लगा। ये लोग तो पैसा लाओ, पैसा ये नहीं के तो जाके घर के चाउर, गेहूं, बर्तन, लेकिन के जूता भेज देता था सब। अब बेच देता था तो उस घरवा के तो औरत ये देख के और बिगड़ गई और जन आंदोलन हो गया कि अब हमने के इन्हीं के मार के भगावल था। इन्हीं के ये खुद पिया तड़सन आ एक कुल शराब पिया के इन्हीं के बिगड़ले पड़सन। पूरा जबरदस्त आंदोलन हुआ। 1970 और 80 लड़कवा छोटी छोटी को देखो बताते हैं, लड़कवा छोटी छोटी बिगड़ता नहीं है, वो कैसन संगति में रह रहा है उसी अनुसार हो जाता है। वो कहावत है ना, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जाए। हैं? संगत जैसा रहेगा वैसे गुण होता है। अब एक बात बताओ, ये कहावत सही है कि गलती है कि संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जाए? कहीं कहीं गलती भी है। क्या एक वो सड़ा हुआ फल को बढ़िया फल के संगति में रख देंगे तो बढ़िया बन जाएगा? वो कुलीन को सड़ा देगा। लेकिन एक खराब आदमी अगर अच्छे आदमी के संगति में चला जाएगा तो वो अच्छा बन जाएगा। 20 को बढ़िया में एगो बढ़िया, एगो खराब आदमी, कोई सुनो खराब आदमी को डाल दो, सबको खराब नहीं कर पाएगा। लेकिन 20 को खराब आदमी में एगो खूब एकदम साधु संत आदमी को जो बिल्कुल कुछ नहीं करता है वैसा आदमी को डाल दो, वो अगला एक ऐसा बना देगा ओकरा के।
अच्छा, तुम लोग को कोई पहचान है कि संगत कैसे अच्छा पता चलेगा? कौन कौन कहेगा कि हम बहुत बुरे संगत वाले हैं, हमारा लक्षण बुरा है? कैसे? जय जी ब्रहा हैं। हाँ बोलो, आपसे बोलो। हाँ, कैसे कैसे? कैसे? कुछ तो होता होगा लक्षण, सिंह निकल आता है क्या दोनों के? का लक्षण है? कोई लक्षण होगा ना? हाँ का? डाउट तो तेज को नहीं बताता है कबो कबो। तू संगत खराब है तेज के साथ है। आ रहा है बताना चाहिए, और उसको मन नहीं बताने का, उस समय उसको भूख लगा है। जब हाल है अपन खाली हेल्प करवाएगी, और उसी समय उसको भूख लगा है। नहीं बताएगा तो खराब है। ठीक है, आप सही कह रहे हो, लेकिन उसी समय उसको भूख लगा है, उसी समय उसके पापा चिल्ला रहे हैं कि घरे आओ, उसी समय कोई दिक्कत आया है। ऐसा नहीं है। जिसके साथ रहने पर आपको आराम मिले, लगे कि हम इससे तेज हैं, तो वो समूह जो है खराब है आपके लिए। जिस समूह में रह करके आपको अनकंफर्टेबल लगे, लगे कि अरे हम कुछ है ये नहीं है, ऐसा ग्रुप में रह रहा है, ये तो बहुत अमीर है, बहुत तेज है, तो अब आपको वो समूह जो रहता है वो ठीक समूह है आपके लिए, वो ग्रुप सही है, जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो जाएं, आप असहज महसूस करें अपने आप को, आपको लगे कि हम ही सबसे लगता है कि गधा इस ग्रुप में के हैं। ऐसा अगर आ गया कि हम इस ग्रुप के सबसे बड़े बाहुबली हैं, तो आप समझ लो कि वो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। हमेशा हार्डर व्यक्ति के साथ रहो, हार्ड ग्रुप में रहो, ताकि उससे 1970 और 80 के दशक के में देश के अंदर समाज के अनेक तबकों को राजनीतिक दलों का कार्यशैली से मोह भंग हुआ। तत्कालिक कारण 1977 में जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग भारतीय राजनीति में दूरदर्शी प्रभाव को दिख नहीं सका। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के विभिन्न समूहों के बीच उनके साथ हो रहे अन्याय के चलते भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का असंतोष बढ़ता गया। इसके चलते देशांतर्गत कई सक्रिय राजनीतिक समूहों का विश्वास भारत की लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था से उठता गया। ऐसे विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर के आंदोलन व्यापक करने के लिए आवाम को लामबंद करने और दलों से स्वतंत्रता की शुरुआत हुई, स्वतंत्र आंदोलनों की शुरुआत हुई। अगला आता है दलित पैंथर्स। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू जाति के ढांचे से बाहर दलित समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का अथक प्रयास किया। इस समुदाय ने भारतीय समाज में लंबे अरसे तक क्रूरता, जातिगत अन्याय को सहन किया है। 1970 के दशक के प्रारंभ में भारतीय समाज के शिक्षित दलितों की प्रथम पीढ़ी ने विभिन्न मंचों से भारतीय संविधान में सन्निहित एवं अधिकारों एवं हकों की आवाज उठाई। शिक्षित की दलितों की इस पीढ़ी में ज्यादातर शहर झुग्गी
बस्तियों में पल करके बड़े हुए थे। इसी क्रम में महाराष्ट्र में दलितों की दावेदारी के लिए 1972 में दलित युवाओं की संगठन बना, जिसे दलित पैंथर्स कहा जाता है। भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा के समाप्ति के बावजूद भारतीय समाज छुआछूत से समाप्त नहीं हुआ। 1960 से 70 के दशक में सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए अधिनियमों के बावजूद दलितों के साथ सामाजिक भेदभाव और हिंसा का बर्ताव जारी रहा। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार तो होते ही थे, जातिगत प्रतिष्ठा और छोटी मोटी बातों को लेकर के दलितों को काफी परेशान किया जाता था। दलितों पर हो रहे सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न के रोक पाने में सरकार द्वारा निर्मित कानून बेअसर हो रहे थे। दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे राजनीतिक दलों दलित का समर्थन दे रहे थे, लेकिन ऐसे दल चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो रहे थे। ये सब कारण थे के चलते दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अख्तियार किया। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स की मुख्य जिम्मेवारी थी। इसने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर लगातार आंदोलन चलाया, परंतु 1979 में सरकार द्वारा एक व्यापक कानून के अंतर्गत दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कठोर प्रावधान किया गया। बाद में दलित पैंथर्स के बृहत विचारधारा कार्यक्रम अपनाए गए। जाति प्रथा उन्मूलन, भूमिहीन किसानों की समस्याओं का निराकरण, शहरों एवं औद्योगिक मजदूरों की दलित की प्रतिदिन हो रहे शोषण की समाप्ति। दलित पैंथर्स द्वारा चलाए गए इस आंदोलन से पढ़े लिखे भारतीय युवकों को ऐसा मंच प्राप्त हुआ जहां वो सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोधी आवाज बन करके कर सकते थे। मतलब देखो, दलित पैंथर्स क्या था? दलित पैंथर्स क्या था? दलितों के विरुद्ध अभी का जो कास्ट सिस्टम है, अभी का जो सिस्टम है, अभी का जो राजनीति है, आप किसी भी समूह को दबा नहीं सकते हैं, किसी पर भी अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बन गया। पहले इतना अत्याचार था। अब भीमराव का कहानी पढ़ोगे कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे चले गए थे ना लंदन पढ़ने। जब वहां से पीएचडी बन करके आए, पूरा पढ़ करके पीएचडी करके आए, तो बोला गया था कि नौकरी दिया जाएगा उनको। अब सोचे कि अब तो बदलाव आ जाएगा ना, हम पढ़ लिख के जाएंगे तो। इनको रूम नहीं मिलता था जहां रहना पसंद करते थे, रूम नहीं मिलता था। जहां जाते थे जाति पूछ कर कहीं भगा देता था उनको। उतने बड़े अधिकारी बनकर के आए थे बड़ौदा नरेश का, लेकिन इनको स्वागत के लिए कुछ नहीं किया गया। ये बहुत मतलब कष्ट से रहे थे। और ब्रिटिश सरकार जो था वहां का इतना मतलब इनसे प्रभावित था कि इनको बुला रहा था कि आ जाओ, हम आपको पूरा बढ़िया से इज्जत से रखेंगे यहाँ पे। लेकिन ये बोले कि नहीं, हम भारत छोड़ करके नहीं आएंगे, क्योंकि भारत में ही मेरा जरूरत है। अभी आज छोड़ करके चले गए तो मेरे साथ तो हो ही रहा है, ये आगे बदलेगा कैसे? चलो हम जितना कष्ट सहना है सह लेंगे, लेकिन बाकियों को सुधार देंगे। अब आपको पता है 10-12 साल 10 साल तक तो भटकते रह गए। उनको कहीं रहने ही नहीं देता था, जहां रहते थे वहां पे आ जाता था। तू जैसे कि जिस कैंपस में जाते थे उस कैंपस में कहता था कि तू आकर के पूरा कैंपस को दूषित कर दिया है। इतना ज्यादा दिक्कत किया। नॉर्मल आदमी नहीं टिक सकता है उतना। नॉर्मल आदमी भाग जाता है कि हम जाता नहीं, ठीक बा, दूसरे देश में जाता नहीं है, वही नहीं करता। तो कुछ उन्मूलन चलाए, कुछ विचार दिया कि नहीं ये सब गलत हो रहा है, बाकियों के साथ दिक्कत हो रहा है इसके साथ। भारतीय किसान यूनियन 1980 के दशक में उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए, जिसके चलते नकदी फसल को बाजार का संकट का सामना करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि हरित क्रांति की नीति के अंतर्गत 1960 के अंतिम वर्षों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी आर्थिक लाभ हुआ। इसके बाद वर्षों में इन इलाकों में गन्ना, गेहूं मुख्य नकदी फसल बन गए। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने एवं कृषि संबंधी अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने, समूची दर पर गारंटी युक्त बिजली आपूर्ति करने,
किसानों के बकाये कर्ज को माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन योजना का प्रावधान की मांग की। यह ऐसी मांगे थी जिन्हें देश के अन्य किसानों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों द्वारा संचालित आंदोलनों को शहरी औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण क्षेत्र का संग्राम घोषित कर दिया गया। सरकार ने अपनी से मांग मंगवाने के लिए कि भारतीय किसान यूनियन ने रैली, धरना और प्रदर्शन, जेल भरो अभियान जैसे कार्यक्रमों का सहारा लिया। इन कार्यक्रमों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्र से हजारों किसानों ने भाग लेकर भारतीय राजनीति का एक दबाव समूह निभाई। 1980 में जनवरी में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध करने वाले लगभग 20,000 किसानों ने अपनी गतिविधियों के से आर्थिक मसलों पर सरकार के घेरने का प्रयास किया। जैसे इसमें ये बारी बारी से बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे आंदोलन हुआ था सरकार के विरुद्ध। ये आजादी के बाद का है, ये जितना भी घटना घट रहा है ये आजादी के बाद 1970 के बाद का है। 43 में भी भारत आजाद हो गया था। ताड़ी विरोधी आंदोलन, दक्षिण राज्य के राजस्थान में ताड़ी विरोधी आंदोलन वहां की महिलाओं का सफुर्त आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए महिलाएं अपने आस पड़ोस में मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। 1992 के सितंबर अक्टूबर माह में वहां की ग्रामीण महिलाएं शराब के विरुद्ध आंदोलन छेड़कर अपनी ग्रामीण व्यवस्था में सुधार लाना चाहती थी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के नलौर जिले के दूर दराज गांव डुबरगंटा में 1990 में प्रारंभ में महिलाओं के बीच प्रौढ़ शिक्षा का साक्षरता का कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में उस गांव की बड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में पंजीकरण कराकर के कक्षाओं में अपने पुरुषों पर देसी शराबी ताड़ी न पीने की शिकायत आदि पीने की शिकायत करती थी, क्योंकि पुरुषों को शराब की लत लग गई थी, जिनके चलते वे शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होकर के घर गृहस्थी कामों में सहयोग नहीं कर सकते थे। शराब के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था वहां पे, क्योंकि पुरुष लोग जो थे शराब पी रहे थे और शराब पीने के बाद वो पड़ल रहता था, खाली ऐसे ही पीटता भी था बोलने पर। इससे सबसे अधिक परेशानी महिलाओं को इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्हें उनकी परिवार की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। परिणाम स्वरूप उस जिले की अन्य गांवों की महिला ने ताड़ी बिक्री के विरुद्ध आगे बढ़कर के शराब की दुकानों को भी बंद करके सरकार पर दबाव डालने लगी। इस जिले में महिलाओं में ऐसी जागरूकता को देख करके खबर पूरे प्रदेश में फैलने लगी, जिसके चलते 5,000 गांवों की महिलाओं ने ताड़ी विरोध आंदोलन में भाग लेकर के ताड़ी पर प्रतिबंध संबंधी एक प्रस्ताव संबंधित जिले की जिलाधिकारी को भेज दिया। यह प्रकार नेल्लौर जिले का आंदोलन पूरे सूबे में फैल गया। शराब नहीं मिलता था, ताड़ी मिलता है, अभी भी मिलता है। देखे होंगे कहीं के रोडा बैठ के बेच देता है, उसमें उसमें सबसे ज्यादा मक्खी गिरी रहती है। अरे मुअल मुअल मक्खी, वो लोग छान के पी जाता है उसको, जो छन्नी रखता है एगो घरे, एगो दूध में मक्खी गिर जाए दूधा फेंक देगा, लेकिन वो हमें एकदम बढ़िया से पी जाएगा। वो अगर हम पूछे जाकर के कि हो ऐसे क्या होता है, तो बोला तनी मनी मोटा जाइएगा। तनी एगो आदमी और आया, वो बोला कि इससे क्या होता है, तो बोला कि मोटा तनी आदमी था, बोला कि आप दुबले हो जाइएगा। बोले कि कितना बदमाश ही बेचने वाला, मतलब छोटा आदमी आएगा तो कहेगा कि लंबा हो जाइएगा, मूर्ख आदमी आएगा तो कहेगा कि तेज हो जाइएगा, तेज आदमी आएगा तो कहेगा कि नौकरी लग जाएगा। बेच रहा है कि बिजनेस कर रहा है, जब हाल एकदम लग रहा है एकदम उसमें जौन आप में गुण नहीं होगा वो गुण आ जाएगा। तू ही पी ले, सब लंबा चौड़ा मोटा दुबला पतला सब हो जाओगे, जब हाल है। होगा कि नहीं होगा? जब इतना जब कारगर है भैया तो तू ही पी लो। कोनो कोनो पंडित जी आते हैं आशीर्वाद देते हैं, पचवा नौकरी लग जाएगा, तू अपने पर दो, पहले पहले अपन लगाओ। यूट्यूब पे जाइएगा, कोनो कोनो के 5 को सब्सक्राइबर है, वो बोलता है 1 चुटकियों में आपका सब्सक्राइबर 5,000 पे चला जाएगा। भैया तो पहले अपन कर, चुटकी बजाओ, चुटकी ना तो ताली बजा ले, जो हाल है। ओकर खुद 118 पटका हुआ है, आपका 5,000 करवा रहा है। एक चुटकी में हम 2 बार चुटकी बजाएंगे तब तो 10,000 होगा। अच्छा
बाद में ताड़ी विरोध आंदोलन महिलाओं का आंदोलन का हिस्सा बन गया। यह नारा ताड़ी की बिक्री बंद करो, इस साधारण नारे ने पूरे प्रदेश के महिलाओं के जीवन को ही प्रभावित नहीं किया, वरन इसके व्यापक एवं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मुद्दों को देश के सामने रखकर लोकतांत्रिक सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो ब्रो, बाद में संचालित यह आंदोलन ताड़ी विरोधी आंदोलन के कानूनों से सुधार से हटा करके सामाजिक टकराव के मुद्दों पर खुले तौर पर विरोध करने लगा। यही कारण है कि 1990 के दशक के दौरान महिला आंदोलन ने समान राजनीतिक प्रतिनिधि की बात कर अपने स्थानीय निकायों में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराया। संविधान का 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियमों को पारित कर अधिनियमों द्वारा राजनीतिक निकायों में उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। अगला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जहां चिपको आंदोलन के दौरान पर्यावरणीय मुद्दों पर संरक्षण पर बल दिया गया, वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन ने कृषि क्षेत्र की सरकार द्वारा अनदेखी पर गहरा रोष प्रकट किया गया। 1980 के बाद 8वें दशक से प्रारंभ होकर के मध्य भारत के नर्मदा घाटी के विकास परियोजनाओं के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली है जबराव नदियां और उसकी सहायक नदियों पर 30 बड़े बांध और 135 मझोले तथा 300 छोटे बांध बनाने का सरकार द्वारा प्रस्ताव रखा गया। देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन था, उसमें बांध बनाने का दे दिया गया आदेश कि बांध बनेगा। ठीक है, बांध बनाइए। अब बांध पर घूमने जाइएगा ना, जब डैम पर, इंग्लिश में उसको डैम कहने पर बड़ा अच्छा लगता है। आप कहोगे बांध घूमने जा रहे हैं तो अच्छा ना लगेगा, आप कहो डैम घूमने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसे ही। अभी इतना ठंडा में ऐसे कैसे जाओगे, जो मूर्ख लड़का है सब। पूजा औसा तुमको तपने देगा, वाह, ओकरा से बढ़िया जीवे ना कल जाई। परीक्षा उरीक्षा दे लो, अब परीक्षा बाद तो घूम लो ना, क्या दिक्कत है। हम क्या करें कि हमारे साथ जाके घूमना है, तू नहीं जाएगा? करे तो नहीं जाएगा, परीक्षा बाद, और नहीं तो देखा जाएगा। तब चले गए आज, आज जाएंगे तो सबको क्या क्या, सबको खिचड़ी मेला में घूमने जाता है, ये लोग डैम पे घूमने जा रहा है। चलेंगे, जाएंगे जाएंगे, टेंशन मत लो, आशा रखो। आशा तो रखा जाता है ना। एकरा का हुआ हो, ये आदमी का है ऐसे बैठा है। क्या सोच रहा है तू, तो मन का बात जान गया। धीरेन्द्र शास्त्री के बाद में तुम्हारा नंबर है क्या? काहे इतना सीरियस है? तो ये क्या रहे हैं का डायरेक्ट परीक्षा को लेकर सीरियस हो गए हैं का? अरे परीक्षा के लिए सीरियस क्या होना है, जो होता है अच्छा के लिए, जो होगा भी अच्छा के लिए है बचवा। टुलवा दो जी, दो टुलवा दो, बैठे हैं ये करके समझाना पड़ेगा बैठ के हमको। अरे क्या हुआ है, खाना ना खाए हो? आए, सुबह खा क्या गए? सुबह सुबह कुछ खा क्या, बासी रोटी, लाई चूड़ा, दही चूड़ा। अच्छा, सुबह
अरे अभी उदास बैठा है, ऐसे क्या बैठा है, ऐसे सीधा बैठो तो पहले। तो बुढ़वन जिस तरह से हो गया एकदम। इसको सीधा रखो, अरे लेके भाई इसको सीधा रखो, इसको हड्डी को सीधा रखो। ऐसे रहो। ऐसे क्या चलता है, ऐसे ऐसा लग रहा है 80 वर्ष का बुढ़े जैसा। मोदी कभी देखा ऐसे चलते हुए, ऐसे एकदम चलता है, एकदम सीधा चलता है ऐसे। ये सीधा रखने में एक बात जान लो, हम देखें कितना कुर्सी पे बैठता है तो ऐसे बैठता है। आपको ऐसा आदत हो जाएगा बैठने का, फिर हड्डी टेढ़ हो जाएगा पीछे वाला ही। सीधा रखो इसको, ये जो हड्डी है ना इसको सीधा रखो, रीढ़ की हड्डी है, ये सीधा रखने के लिए, ऐसे नहीं रखने के लिए है। अब बातों ना सीधा नहीं कि एकदम यहाँ निकल फिर और चेहरा पे तो खुशी लाओ। हाँ हाँ, देखो कितना अच्छा लगे आप डार्क पेन लाए हैं का? आज मेला घूमने जाना था, यही का दिखा उदास है पैसा लाया है। एक और गलती हो रहा है कि गुलबंद लाए हैं आप हाँ तो मैं लपेट लिया अब। बैग में रखिएगा। अरे मूरख, कान में बांध है। अरे तो लपेट। ठंडा नहीं लग रहा है? दे दे दो। मान लीजिए जी। इसी को दे दो, बेचारा लजा रहा है। दे दो राज तिलक दे दो। मान लो भाई। कान में बांधो, कान में बांधो। बांध। कान में ना बांधेगा तो लीजिए घर रख के आओ। घर रख के आओ। बाहर ही जाके बैठो तब हो जा दे दीजिए। कोई सिखा, उर्दू में कह रहे थे कौवे से कह रहे बांध लो बांध लो। धोबियो न लाल है। कहोगे ना धोबियन को गधा पर बबुआ तुम पढ़ के देखो, देखो तो गधा ना होना बैठेगा, अपने से खूब बैठेगा। तो गर्मी में नहीं, ठंडा के साथ मजाक कुछ करना, लाए हैं तो देखो फिर गिरा लिया। अपने से किसी गिरा, घींच गिराया है। आओ है जा, है जाओ। है जाओ, बांध देते हैं, जाओ। आओ ना, है जा, बांध देते हैं। आओ आओ। हाँ देखो तो। अब गिरा ना तो बुला के जब बंधवाएंगे, वो भी कैमरा पे ही जा हाँ यूट्यूब पे डाल देंगे ऑन कैमरा ही जब बनवाएंगे तुमको, रुको अब तू बगल में बैठा ऐसे गिरा टोपी, चल पेन इसी की चलते वो नहीं बांध रहा था, मुंह वो बांध लिया जी। अब नहीं, चुप रहो अब कुछ कुछ ठंडा कम हो गया ना, बक बक करने से ठंडा कम हो जाता है। इसलिए गांव में जाओगे ना, देखोगे कि एकदम कि ठंड में जगना बहुत मुश्किल है वो। हम रोज अलार्म लगाते हैं और फिर काट के सो जाते हैं, अब तो आदत हो गया। अब लाइब्रेरी वाला आता है ना, फोन करता है तब जो उठ के आते हैं, हाँ आ रहे रुको अब तो काल से जागे के परी अब। इन्हें 2 दिन से आलसी हो गए हैं, तो काल से तो जगना पड़ेगा, 6:15 पढ़ाना पड़ेगा, लिखो। बड़ा खराब है, 9 बजे लगता है आराम से। अरे हम बुलाते हैं, ना बुलाएंगे तो फिर कौन ही बना करेगा। देखो जी, चुप रहो, भला मत करो। कान में बंद रहे हैं ना जी, हाँ
कल कहाँ कहाँ घूमने गए थे? कल एक वीडियो आया था मेरे पास, मुकेश पूरा पैसा कमाया है। किराए पे था। पुलिस चहेट लिया था पूरा के। तू का ई का है, ई का है, जुआ नहीं खेलना था तो ई कमाया पूरा। अच्छा, उलाटते समय। देख के भाई, उल्टे ना ना कुछ हार के आया है, फिर हमारे महीनों ना देगा, कुल जुआ में हार जाएगा वो। रोहित विदा किया था हमरो भी, तो फिर तू वो भेज दिया। रंजनो खिलवा रहा था। तुम लोग कौन पैसा लगाया कि नहीं लगाया? तो तुम लोग को फ्री में लगाना था पैसा। यही जब एक ढेला रखा था नहीं, 10 रुपया के। हाँ, हारम तो तू ढेला रख ली है, और जीतम तो पैसा दी है। हैं? हाँ, एकदम ठंडा पानी है कॉले का। सही कर, टंकी के पानी छूने का मन नहीं कर रहा है अभी ये। एकदम अजब लग रहा है, मन नहीं कर रही। मुंह धोने का मन नहीं कर रहा ओकरा ले अब। हम कल पूछ रहे थे ना कि वो रोडवा ला के जो आता है ना अपने घर में, टंकी में डाल दे का वैसे ही। पूरा पानी गर्म हो जाए। नहीं, उतना तो गर्म ना होगा। वो पूरा पानी ना डाल दिया जाएगा उसमें, पूरा पानी गर्म हो जाओ, वैसे हो जाएगा का? है, ओकरा को सही छोड़ दो, चालू है। अब पढ़े के। हाँ, नर्मदा। क्या हुआ कि 300 छोटे बड़े बांध बनाने का प्रस्ताव किया गया। प्रस्तावित बांधों के निर्माण से संबंधित राज्यों के 245 गांवों को डूबने की शंका बढ़ गई। बांध बांधने से दिक्कत नहीं था, बांध बांधने से क्या होता कि पूरा गांव जो है 245 को डूब जाता, और 2.5 लाख लोगों के पुनर्वास का मुद्दा स्थानीय कार्यकर्ताओं ने उठाकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन खड़ा किया। 1988 से 89 के दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने नर्मदा आंदोलन को नर्मदा आंदोलन के रूप में गठित कर एक बड़े जनसंघर्ष के उदाहरण प्रस्तुत किया। आंदोलन के प्रारंभ में कारियों द्वारा यह मांग की गई कि प्रस्तावित योजना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावी एवं सभी नागरिकों का समुचित पुनर्वास होना चाहिए। देखो, जब नर्मदा योजना बना तो उसमें कहा गया कि ठीक है, नर्मदा योजना बनाइए, लेकिन जितना आदमी को डूबने का आशंका है, गांव जितना खराब होगा उतना का पहले पुनर्वास करवाइए, कहीं ले जाकर के बसवाइए ही लोगों को। इसके बाद में सूचना का अधिकार आंदोलन। सूचना के अधिकार आंदोलन जन आंदोलनों का सफलता एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस आंदोलन ने सरकार से एक बड़ी मांग पूरा करने में सफलता पाई है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के संबंध में निकली चिंगारी ने एक व्यापक रूप धारण करना शुरू कर दिया। 1994 और 96 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आंदोलन के दबाव में सरकार राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके जनता को पंचायत के दस्तावेजों में प्रभावित लिपि बनाने की अनुमति दे दी। जैसे कोई भी आप दस्तावेज है वो अभी प्राप्त कर सकते हैं। सरकार क्या क्या मैनिफेस्टो लेके आया है जीतने के लिए चुनाव को, उस पर भी मांग कर सकते हैं। उसका प्रतिलिपि अब जाइएगा तो मिल जाएगा, आप जाकर के वो दुकानों पर से खरीद सकते हैं। तो वो पहले नहीं दिया जाता था, वो बोला गया कि नहीं, सूचना दीजिए कि अब करने वाले क्या क्या हैं। तो ये तो था भारत में। अब देखते हैं पड़ोसी देशों में। नेपाल में
नेपाल के लोकतांत्रिक आंदोलन का उद्देश्य राजा को अपने आदेशों को वापस लेने के लिए विवश करना था, और वे ऐसे आदेश थे जिनके द्वारा राजा वहां के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था। उल्लेखनीय है कि नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। वहां का राजा औपचारिक रूप से राजा का प्रधान तो बना, लेकिन वास्तविक सत्ता जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होता था। ऐसे संवैधानिक राजतंत्र को राजा वीरेंद्र ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। उनकी हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। 2005 में ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पदस्थी नहीं किया, बल्कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भी भंग कर दिया गया। अप्रैल 2006 में आंदोलन खड़ा हुआ और उसका एकमात्र उद्देश्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर के जनता के हाथ में सौंपना था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां की संसद सभी बड़े राजनीतिक दलों को एक गठबंधन बनाया, जिसे सब दलीय गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इस गठबंधन ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बाद बंद का आह्वान किया। उसका व्यापक प्रभाव नेपाल के लोगों पर पड़ा। करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन एकजुट होकर के लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। 23 अप्रैल 2006 के दिन नेपाल में आंदोलनकारियों की संख्या करीब 5 लाख के करीब पहुंच गई। 24 अप्रैल 2006 को ज्ञानेंद्र ने सर्वदलीय सरकार की एक और नई संविधान सभा के गठन की बात स्वीकार कर ली। गठबंधन ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। पुनः संसद बहाल हुई, जिसमें प्रथम बैठक में कानून पारित कर राजा के अधिकांश शक्तियों पर पाबंदी लगा दी। उल्लेखनीय है कि नेपाल के द्वारा लोगों की बहाली के लिए किए गए संघर्ष पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हुआ क्या था कि वहां का राजा था, वीरेंद्र राजा जो था, वो सबसे पहले लोकतंत्र को दे दिया सहमति। उसका हत्या हो गया। हत्या होने के बाद अब राजा बना ज्ञानेंद्र। वो बिल्कुल निरंकुश था, जिसे पहले आप पढ़ चुके हैं। वो किसी भी प्रतिक्रिया को मानने के लिए तैयार नहीं था। अपनी दैवी शक्ति को मानने के लिए बिल्कुल वो अग्रसर था, दूसरा चीज कुछ मानता ही नहीं था। अब हो गया जन आंदोलन वहां पे, जन आंदोलन हुआ। बाद में फिर से जो सरकार बना, जो राजा वो क्या किया कि ज्ञानेंद्र जब बना, केवल राजा की शक्ति नहीं घटाई, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री का पद हटा दिया। अब प्रधानमंत्री का जब पद हटा तो अब सब खिसिया गया। फिर बहुत जबरदस्त आंदोलन हुआ। जब आंदोलन हुआ तो फिर से वहां पे सरकार बना, और सरकार बनाने के बाद राजा का जो शक्ति था उसको फिर से क्या कर दिया गया, घटा करके कम कर दिया गया कि नहीं, आप ये चीज नहीं कर सकते। इसके बाद बोलीविया के लोगों ने पानी के निजीकरण के विरुद्ध एक सफल संघर्ष का प्रारंभ किया। बोलीविया लैटिन अमेरिका का गरीब देश है। विश्व बैंक जहां सरकार पर नगरपालिका द्वारा किए गए जाल पूर्ति पर नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, वही कुछ बम्बा शहर में जलापूर्ति का एक अधिकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को सौंप दिया गया और पानी के कीमतों में 4 गुना की वृद्धि कर दी गई। वहां घरेलू खपत में पानी की मासिक में 1000 रुपए तक जा पहुंचा। परिणाम स्वरूप वहां के सरकार के विरुद्ध सफुर्त जन संघर्ष आरंभ हो गया और वहां के श्रमिकों, मानवाधिकारों और कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक नेताओं के बीच अनेक बार संघर्ष हुए। जनता के विरुद्ध मार्शल लॉ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अंततः जनता के मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शहर छोड़ करके भागना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी बातें माननी पड़ी। हुआ क्या था, बोलीविया में पानी पीने का बड़ी दिक्कत था। तो पानी पीने के लिए एक कंपनी को दे दिया गया। वो कंपनी आया तो पानी लेकर के, लेकिन 4 गुना रेट बढ़ा दिया। केवल पानी का खर्चा जो था वो 1000 रुपये आने लगा 1 महीने का। हुआ दिक्कत, चालू हुआ नौटंकी। फिर से जनसंघर्ष हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी शहर छोड़ के भाग गया कि ना, हम जब पानी ना बेचेंगे। बांग्लादेश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष। 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के बाद अपने देश का संविधान बनाकर अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित कर दिया गया। 1975 में शेख मुजीबर रहमान ने वहां के संविधान में संशोधन लाकर के संसदीय शासन के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली को मान्यता दिलाई। वहां आवामी लीग पार्टी को छोड़कर के अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया गया। परिणाम स्वरूप उसके विरुद्ध जबरदस्त तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। अगस्त 1975 में
सेना ने उनके विरुद्ध बगावत कर दी और मारे गए। तब से दिसंबर 2008 तक वहां लोकतंत्र की बहाली जन संघर्ष के आंदोलन चलते रहे। 29 दिसंबर 2008 को बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व करने वाले गठबंधन को संसदीय चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली। अब वहां लोकतंत्र की हसीन सुबह खुशनुमा एहसास लोग करने लगे हैं। श्रीलंका में भारत के दक्षिण में अवस्थित श्रीलंका एक दक्षिण एशिया का प्रमुख राष्ट्र है। 1948 में इसकी स्वतंत्रता को लेकर के अब तक लोकतंत्र स्थापित है। फिर भी श्रीलंका एक गंभीर जातीय समस्या का शिकार बना हुआ है। यहाँ तमिल आबादी ने अलग राज्य की मांग कर गंभीर जातीय संघर्ष का रूप ग्रहण कर लिया है। श्रीलंका के तमिलों के प्रति सरकार की अपेक्षापूर्ण बर्ताव तिरस्कार में जातीय संघर्ष की मांग प्रस्तुत किया है। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक दल का अर्थ। देखो राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल ऐसा एक दल है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए चुनाव लड़ता है, मतदान कराता है। राजनीतिक दल में व्यक्ति एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, जैसे मतदान करना, चुनाव लड़ना, नीतियां कार्यक्रम तय करना। उल्लेखनीय है कि किसी समान उद्देश्य पर लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। जहां तक राजनीतिक दल का प्रश्न है, उनके सदस्यों का एक समान उद्देश्य, एक जैसा विचार होता है। उनका सिर्फ एक उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और सत्ता को प्रभावित करना होता है। इसके लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी कार्यक्रम तैयार करते हैं। राजनीतिक दल मुख्य रूप से करते क्या है? चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं और मेन उनका काम है सत्ता हासिल करना। सत्ता हासिल करने का मतलब क्या हुआ कि वो क्या कहा जाता है, अपना प्रभुत्व बना। भारत में दलीय शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से मानी जाती है। कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ये वो ह्यूम द्वारा किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दल अस्तित्व में आए। यहां हम लोगों को जान लेना आवश्यक है कि विश्व में प्रथम राजनीतिक दल की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई। सबसे पहले राजनीतिक दल कहां बना था? तो ब्रिटेन में बना था। यहां 1688 में हुए गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हिग और टोरी नामक दो राजनीतिक दल की नींव पड़ी, जो हिग उदारवाद और टोरी अनुदार दल के नाम से जाना गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय संविधान के बाद राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई। राजनीतिक दलों के कार्य। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल के जीवन के एक अंग बन चुके हैं। उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या है देखिए। नीतियां एवं कार्यक्रम तय करना। राजनीतिक दल जनता का समर्थन करने के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम तय करते हैं। जैसे कि राजनीतिक दल करते क्या है? नीति बनाते हैं कि क्या क्या हम लोगों को काम करना है। शासन का संचालन करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सुव्यवस्था बना के रखा जाए, कोई गलती ना हो। ये सब। चुनावों का संचालन, बार बार जब चुनाव आता है तो चुनाव का संचालन यही लोग करवाते हैं। चुनाव के समय चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं कि हम ये आएंगे तो ये काम करेंगे। लोकमत का निर्माण, अपने प्रचार के माध्यम से लोकमत का निर्माण करते हैं। लोकमत का निर्माण का मतलब कि लोकमत यानी कि वो सबका मत प्राप्त करते हैं। इसके बाद में सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता का कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं? जो भी सरकार नियम बनाता है तो जनता के बीच जाकर के उनका समस्या सुनते हैं और जाकर के सरकार से कहते हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण, जनता को कैसे मतदान देना है ये सिखाते हैं और अपने प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देते हैं कि चुनाव कैसे करना है, प्रचार कैसे करना है, ये सब सिखाते हैं। दलीय कार्य, कुछ दलीय कार्य भी करते हैं, जैसे कि दल बनाना, चंदा इकट्ठा करना, चुनाव प्रचार करना। गैर राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्य। गैर राजनीतिक कार्य में जैसे कि कहीं बाढ़ आ गया, सुखाड़ पड़ गया, कोई दिक्कत हो गया तो वहां पे क्या करते हैं? गैर राजनीतिक दल कुछ सहायता प्रदान करते हैं। आखिर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है? देखो, दरअसल राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगर राजनीतिक दल न रहे तो लोकतंत्र भी नहीं रह पाएगा।
किसी भी शासन में व्यवस्था में समस्या पर हजारों लोग विचार रखते हैं, मतलब क्या है? राजनीतिक दल का क्यों जरूरत पड़ा? जैसे कि पूरा भारत का आबादी 150 140 करोड़, 140 करोड़ लोग अपना अपना मत तो दे नहीं सकते हैं, देंगे तो किसको देंगे? तो एक आदमी आता है जो कहता है कि हम ये काम करेंगे, आप हमको जिताइएगा, तो यानी कि हमारे लिए निर्णय वही लोग न लेते हैं, हम लोग थोड़े ना उनमें से जाते हैं। हाँ, हम लोग समर्थन करते हैं, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो उसका विरोध किया जाता है। बस वो अपना मुद्दा क्या करता है, रखते जाता है। अब देखो, राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता एवं लोकतंत्र लोकमत के सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव। दुनिया में दलीय व्यवस्था के तीन रूप प्रचलित है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। इन तीनों दलों का एक ही मत होता है कि सत्ता प्राप्त करना है, कैसी भी सत्ता प्राप्त करना है। हम लोग को पता है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है, राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता होने से लोकतंत्र मजबूत होता है। राजनीतिक दलों में प्रतियोगी होने से राष्ट्र एवं जनता के एक से बढ़कर के एक कल्याणकारी कार्यक्रम नीतियां बनाते हैं। सभी दल जनता की समस्याओं को जोरदार ढंग से उठाते हैं और समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करने का प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक दलों के बीच डर बना रहता है कि यदि जनता को इच्छाओं का सम्मान न करेंगे, विकास नहीं करेंगे, तो ये अगला बार यह हमें जनता क्या करेगी, ठुकरा देगी, ठुकराइए देती है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय विकास में योगदान। किसी भी देश का विकास वहां के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस देश में राजनीतिक दलों का विचार, सिद्धांत एवं दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होंगे, राष्ट्रीय विकास उतना ही ज्यादा होगा। मतलब कि कोई भी अगर राष्ट्रीय दल चाह जाएगा, चाहे दल चाह जाएगा, तो उस देश का बहुत विकास कर सकता है। बस ये लोग चाहता है कि नहीं, ये बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्य एवं समाज में एकता स्थापित होना आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण संस्था के रूप में काम करता है। राजनीतिक दलों में विभिन्न जातियों, धर्मों के लोग, वर्गों के लिंगों के सदस्य होते हैं। ये सभी अपने जाति एवं वर्ग एवं लिंग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रतिनिधित्व किसी भी विवाद से उत्पन्न होने पर तुरंत समाधान कर लेते हैं, जिससे राज्य में एकता कायम रहती है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दल में कोई चुनौती नहीं है, राजनीतिक दल में बहुत ज्यादा चुनौती भी है। चुनौती देखो क्या है, जैसे कि परेशानी, कोई दिक्कत आना, जैसे आंतरिक लोकतंत्र की कमी। आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो सब देश में, पूरे देश में सबका दिमाग एक जैसा नहीं है, बहुत लोगों को सब कुछ बेकार भी लगता है, तो इसका दिक्कत है। नेतृत्व का संकट। आजकल के युवा जो हैं, उनको कहोगे कि बड़ा लिख तुम घर जाना, कहना कि बड़ा होकर के हम बहुत बड़का नेता बनेंगे, तो तुमको हो सकता है कि तुमको पीट दिया जाए उस समय 2-4 थप्पड़। ठीक है, कह रहे रे। आजकल के युवा पढ़ लिख करके इंजीनियर बनने की बात करता है, डॉक्टर बनने की बात करता है, नेता बनने की बात मत करो, नेता मत बनो, ये सब करता है। इसके बाद आता है वंशवाद। वंशवाद तो है, ये है वंशवाद, परिवारवाद इसी को कहा जाता है। वंशवाद में जैसे कि वो आदमी योग्य नहीं है, तो वो उसको नेता बना दिया जाता है कि तू ही चुनाव लड़ेगा। बाप सांसद थे, बेटा ऑटोमेटिक सांसद बन जाएगा। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, अपने बिहार में सबसे बढ़िया एग्जांपल है उसका। बिहार में बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लालू यादव नहीं के बेटे हैं, प्लस में चिराग पासवान हो गए। कुछ किए थोड़े नहीं अपने दम पर, ये अपने सबसे बड़े एग्जाम्पल राहुल गांधी, तो कोई क्या किए हैं अभी तक? कुछ नहीं किए हैं। बस उनको तो कांग्रेस पार्टी का एगो मिल गया ऐसे ही, तो जीतते चले आ रहे थे। बाकी उनके पास कोई खुद का तो कुछ आडंबर है नहीं उठाया हुआ। नेतृत्व का संकट यही है कि आज के देश के युवा नौकरी में ज्यादा विश्वास करता है, राजनीति में अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं मानता है। वंशवाद तो दिक्कत किया है। काला धन पर आपराधिक प्रभाव, आपराधिक प्रभाव बहुत ज्यादा है। कुछ कुछ अपराधी छवियों को भी टिकट दे दिया जाता है। जैसे अभी बिहार में ऐसा हुआ था, सिद्धांतहीनता की स्थिति। बहुत से राजनीतिक दल में यह भी होता है कि इस पार्टी के नाम लेके जीता और जीतते ही उस पार्टी में चला गया, ये भी दिक्कत है। अवसरवादी गठबंधन, सबसे खतरनाक चीज क्या है
गठबंधन जब देखता है कि कोनो पार्टी नहीं जीत रहा है तो तीन चार गो पार्टी मिलकर के गठबंधन कर लेता है, उसी को गठबंधन कहा जाता है। भले सरकार सही से चले चाहे नहीं चले। अब सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अपने बिहार में ही आ जाएगा इसका। नीतीश कुमार और लालू यादव जब अकेले अकेले चुनाव लड़े तो वो उसको गरियाता था, ये इसको गलिया रहा था बढ़िया से एकदम। और जब देखो एकाएक पता नहीं क्या हुआ, दोनों हाथ मिला लिया, गले मिल गया, जो गाली दे रहा था गले मिल गया। अचानक फिर क्या हुआ, फिर अलग हुआ तो फिर गलियाने लगा, अब फिर गलिया के फिर गले मिल गया। एकदम बिल्कुल लग रहा था कि खेल चल रहा है कुछ गुड्डा गुड्डी का। बच्चा नहीं खेलता एक कोना से ओह कोना वाला, तो टाली ओली पे कोना लूटना है, वो तो जैसे ही तनका हटता है तो वो कोना पे दौड़ के भागता है। उहे बोल रहा है बिहार में कि तीन गो कोना है, अब बीच में वह नीतीश कुमार कभी उस कोना में भाग रहे हैं, कभी इस कोना में। जिस कोना छोड़ रहे हैं वो कोना बर्बाद हो जा रहा है। राजनीतिक दलों को प्रभावशाली बनाने का उपाय, अनेक चुनौतियां हैं लेकिन प्रभावशाली बनाया जा सकता है। क्या? सबसे पहले तो दल बदल कानून होना चाहिए इस लोगों में। दल बदल कानून का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दल बदलता है, दल जिस दल से चुनाव लड़ता है उसी दल में रहो। अब तुम दल बदल कानून होना चाहिए कि अब इससे रोकना नहीं है। दूसरा, न्यायपालिका का आदेश का पालन होना चाहिए, जो भी कोर्ट वगैरह आदेश देगा उसका पालन करना है। और राजनीतिक दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। अच्छे अच्छे जो पढ़े लिखे युवाओं हैं उनको मौका मिलना चाहिए राजनीतिक दल में जाने का, क्योंकि ज्यादातर राजनीति में अनपढ़ आदमी जाता है। राजनीतिक दलों को प्रभावी बनाने के लिए चुनाव में कपड़ा, पेट्रोल, ये सब का उपलब्ध अच्छा से कराया जाए ताकि पता चले। अब देखो भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का परिचय। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल के दो स्वरूप मिलते हैं। एक राजनीतिक दल जिसका है जिसका अस्तित्व पूरे देश में होता है, इनके कार्यक्रम एवं नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, इसकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी होती है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे एक दो पार्टी होता है, एक क्षेत्रीय पार्टी होता है या केंद्रीय पार्टी होता है। क्षेत्रीय में जैसे कि केवल क्षेत्र में चुनाव लड़ सकते हैं, अब पूरा दुनिया में चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पूरा भारत में नहीं। और एक केंद्रीय पार्टी जैसे बीजेपी है, केंद्रीय पार्टी है। कांग्रेस जो है पूरा केंद्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय कहा जाएगा, वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है जाकर के। लेकिन उसके लिए कोई ना कोई नियम है कि आप क्षेत्रीय या केंद्रीय कैसे बन पाइएगा। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% वैध मत प्राप्त करने के साथ राज्य या राज्यसभा से लोकसभा की कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है। और लोकसभा में कम से कम 4 सीटों पर विजयी होना आवश्यक है, या लोकसभा में कम से कम 2% सीटें अर्थात 11 सीटें जीतना आवश्यक है। कम से कम 3 राज्यों से होनी चाहिए। मतलब ये कंडीशन है कि आपको पूरे वैध मतों का 4 राज्यों से कम 6% वोट मिलना चाहिए, कम से कम 4 सीटों पर जीतना है आपको, नहीं तो 2% सीट लाना है। इसी तरह विधानसभा में चुनाव गए वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करने के साथ राज्य विधानसभा के कम से कम 3 सीटें जीतना आवश्यक है। आइए हम भारत के कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों के बारे में बात करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 1885 में। बताओ इसका मुख्य जो इसका चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा, हाथ का पंजा। और यह एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह धर्मनिरपेक्ष मतलब ये किसी धर्म को मान्यता नहीं देता, सफा किसी को मान्यता नहीं देता है। ये गठबंधन जो चलाता है यूपीए से चलाता है। किस गठबंधन से चलाता है? ये यूपीए से। इसके बाद आता है भारतीय जनता पार्टी, 1980 में बना था। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। यह आधुनिक भारत का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब भारतीय जनता पार्टी का बताओ चुनाव चिन्ह क्या है? कमल, कमल का फूल। यह पक्षधर है, जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जा देने के खिलाफ है और 1998 में सत्ता में आई।
पहले ये सत्ता में आया था 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के संचालन में। अटल बिहारी वाजपेयी ही बीजेपी का बंटाधार किए थे, मतलब उधार किए थे। इसके बाद आता है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी। 1925 में एस.ए. डांगे के द्वारा हुआ। ये इस पार्टी का जनाधार मुख्य केरल, पंजाब, बिहार राज्यों में है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 2004 में प्रगतिशील गठबंधन में शामिल होकर के केंद्र सरकार को बाहर से समर्थन दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम 1964 में बना, साम्यवादी दल, और एक नया पार्टी बना। इसके बाद में यह दल मार्क्स एवं लेनिन के विचारों में आस्था रखते हुए समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष के लोकतंत्र को समर्थन करता है। इस दल के नेता किसानों और मजदूरों की शासन कायम चाहते हैं। इस पार्टी का मानना है कि चुनाव के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यह दल 2004 में केंद्र में गठित यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन देने में शामिल हुआ था। इसके बाद आता है बहुजन समाज पार्टी, बासपा। बहुजन समाज पार्टी का जन्म अखिल भारतीय पिछड़ी अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारी महासंघ से हुआ था। बासपा का स्थापना 1984 में श्री काशीराम ने किया था। इस पार्टी का मुख्य आधार दलित, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यकों को एकजुट करके सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करना है। इसका जन्म स्थल उत्तर प्रदेश रहा है। इसका मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में ही है। अब धीरे धीरे यह बिहार, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा तक हो गया है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राकापा। यह निवासी मुद्दे पर 1999 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से विभाजित होकर के राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नेता शरद पवार एवं तनिक और अनवर है। राकापा का मूल विचारधारा है लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संघवाद को मजबूत करना। इसके बाद आता है राष्ट्रीय जनता दल, राजद कहा जाता है, आरजेडी। 1997 में जनता दल में विभाजन हो गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल समाज में न्याय की स्थापना पर बल देता है। ये दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को एकजुट कर सत्ता प्राप्त करने पर बल देता है। राजद संप्रदायवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करता है, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखता है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? ललटेन है। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू। 1999 में जनता दल से विभाजन होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस ने समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में विलय हो गया। यही है, जेडीयू वाला है नीतीश कुमार अपने। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर छाप है। लोक जनशक्ति पार्टी 2000 में रामविलास पासवान ने, अरे लोजपा आ गया, झोपड़ी, चिराग पासवान, झोपड़ी छाप। दलित पिछड़ों के लिए विकास करना है। लोजपा राज्यों की स्वायत्त की बात करता है, लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। इसके बाद आता है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह। साइकिल, अखिलेश यादव। 1992 में बना था ये। इसके बाद आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1973 ईस्वी में तत्कालीन बिहार में हुआ। झारखंड राज्य बनने के बाद इस मोर्चा का जनाधार झारखंड में है। इसका अस्तित्व उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलता है। स्पष्ट चर्चाओं के बाद स्पष्ट हो गया करना आवश्यक है कि बिहार में कार्यरत राज्य स्तरीय दलों के अलावा कई राज्य स्तरीय क्षेत्रीय दल मौजूद हैं जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे दलों में अकाली दल, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, अन्ना द्रविड़ मुनेड़ कड़गम, नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, तेलुगु देशम, असम, बीजू जनता दल आदि प्रमुख